हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। आज मैं और हमारे साथ शिवम ये 2019 में सेलेक्ट हुए हैं और हमें लगा कि चलो कुछ स्टोरियाँ हम हमेशा ऐसा करते हैं जो रैंक होल्डर्स रहते हैं, कुछ स्टोरियाँ ऐसी रहती है जो मतलब टॉप रैंक में हो तभी हम स्टोरियाँ सुनाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्टोरियाँ ऐसी भी मिलती है जो स्टोरियाँ सुनाने लायक रहती है। तो उन्हीं स्टोरी में से एक स्टोरी आज मैं फिर इंटरव्यू के माध्यम से आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आज शिवम हैं और शिवम ने 2019 में सीजीएल क्लियर किया है और शिवम को मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बेसिकली जो है टीए हैं। और शिवम किस डिपार्टमेंट में टीए मिला है आपको? इनकम टैक्स में टीए मिला हुआ है मुझे। इसमें भी दो डिपार्टमेंट होता है, सीबीसी एंड या सीबीआईसी एंड सीबीडीटी। सीबीआईसी एक्साइज डिपार्टमेंट होता है और सीबीडीटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सीबीडीटी मिला हुआ है मुझे। ओके, सो शिवम पहले तो थोड़ा सारे के सारे बच्चों को ब्रीफ कीजिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से आते हो, फैमिली कैसी है एंड ऑल। फिर आगे के क्वेश्चनियर्स पे बात करेंगे ताकि आप बच्चों को कुछ मदद मिल सके। उससे मैंने अपनी बेसिक जो एजुकेशन है मैंने हाई स्कूल यहाँ से किया हुआ है, माउंट कार्मल स्कूल से, और इंटर मैंने सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल से किया हुआ है। और उसके बाद मैंने बीएससी किया हुआ है। उसके बाद से मैंने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। 2017 में फ़र्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसके बाद 2018 में भी फाइनल मेरिट से बाहर हुए। उसके बाद 2019 में मैंने प्री में 175 स्कोर किया, मैथ में 197.5 और इंग्लिश में 172 स्कोर किया। और उससे मुझे फाइनली टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली इनकम टैक्स में। एक और सवाल है मेरा कि 197.5 स्कोर करने के बाद और 175 प्री में स्कोर करने के बाद और 170 से ऊपर इंग्लिश में स्कोर करने के बाद टीए क्यों मिला? 2019 की कट ऑफ सर इतनी हाई गई है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ था। जो 18 तारीख का मैथ का एग्ज़ाम था वो काफ़ी ईजियर था, इस वजह से कट ऑफ जो थी नॉर्मलाइजेशन में लोगों को ज़्यादा नंबर मिल गए, इससे कट ऑफ जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आपका पेपर 18 तारीख को होने की वजह से जो है वो ज़्यादा हाँ, टायर 3 में भी मुझे 52 मार्क्स ही मिले। अच्छा, टायर 3 भी एक वैसा था जिसकी वजह से आपके स्कोर कुछ कम रह गए। कितने मार्क्स आपको और मिलते तो आपको जो है 4600 ग्रेड पे मिल जाता? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स। और तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग? यस सर। एक तो दुख पता है क्या, एक तो दुख ये है जनरल कैटेगरी के बच्चों का कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको ऐसा समझना होगा कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अब ये स्टोरी मैं सामने इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि शिवम ने बताया कि 2017 एग्ज़ाम की तैयारी किया उन्होंने स्टार्ट। 17 पहला पेपर दिया, फिर 18 दिया, फिर 2 साल फेल होने के बाद तीसरी बार मिला और थोड़ा सा बैड लक और फिर टीए मिला। अब आई थिंक कि इस बार का भी पेपर आप दे रहे हैं? यस सर। 2020 सीजीएल मैंने नहीं दिया था, 2021 मैंने दिया है। मेंस के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। ओके, इस मुद्दे पे आएंगे कि इस बार बाकी समय से सीख के आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो एक और स्टोरी है जो मैं सबके सामने लाना चाहता हूँ। लाइक कि 3 साल, अगर तीसरा साल लग गया आपको 2019 का एग्ज़ाम क्लियर करने में, तो एक्चुअल रीज़न क्या है? क्योंकि ये वाली मेस में ना, ये वाली लूप में ना बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। अब मैं अगर शिवम को करीब से जानता हूँ तो मुझे वो पता है कि शिवम ऐसा नहीं है कि वीक बंदा है कि सीजीएल एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता है। तो हम इसी पे चर्चा करने वाले स्टोरी इसीलिए सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आपके साथ भी ये लग रहा है कि नहीं आप 2 साल 3 साल के साइकिल में चले गए हैं और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो साइकिल से कैसे बाहर निकले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शिवम ज़रा ब्रीफ कीजिए कि 17, 18, 19 ये 3 साल लगने का मेन रीज़न क्या था? पढ़ाई, कंटेंट नहीं मिला है, लापरवाही या फिर क्या? सीरियसली बताइए। 17 में मैंने फर्स्ट टाइम पेपर दिया था सर, तब मैं प्रिपेयर भी नहीं कर रहा था। मैंने ये देखा था कि कैसा पेपर आता है। 17 में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था, तो प्री मेरा क्वालिफाई था। उसके बाद मेंस नहीं क्वालिफाई हुआ था। फिर 18 से मैंने थोड़ा सा पढ़ना उसके बाद से शुरू किया। बहुत सोर्सेस पढ़े, अपने सर की भी किताब पढ़ी एडवांस की, और अरिथमेटिक की राकेश यादव सर की भी पढ़ी। काफ़ी किताबें पढ़ी, उसके बाद पढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे करते करते फिर धीरे धीरे यहाँ पहुँच पाएँ। क्या लगता है कि मेजर जो प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा 2 साल या 3 साल लगता है उसके पीछे जो है उसका लैक ऑफ नॉलेज होता है, मतलब वो कमज़ोर बच्चा होता है, या कंटेंट रेलिवेंट ना मिल पाना मेजर वजह होता है? सर कंटेंट नहीं मिल पाना मेजर वजह होता है। क्योंकि पढ़ने के लिए सब लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन सही कंटेंट मिलना ज़रूरी होता है अगर एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। जैसा कि आप बता रहे हो कि आपने लगभग सभी से पढ़ा, चाहे अभिनव सर की आपकी जो है एडवांस मैथ्स की बुक हो, चाहे राकेश यादव की बुक हो, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल आपको क्या रहा और कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिससे आपने पढ़ के जो है अपना ये टीए तक का सफ़र 19 में तय किया?
अरे सर आप मजाक कर रहे हैं, आपको तो पता ही है माई पाठशाला से मैंने पढ़ा है और अभिषेक का भी बैच मैंने ज्वाइन कर रखा है अभी, तो उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करते हैं अभिषेक सर, तो अभिषेक कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। जैसे वो 70-80 मिनट में मेंस का पेपर कर लेते हैं, लोग पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते 2 घंटे में, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन का है। इसी वजह से मैंने अभिषेक का भी मेंस का बैच ज्वाइन किया है, कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग, और भी बहुत से तरीके हैं जो अभिषेक ने अच्छे से कर रखे हुए हैं, तो उससे बेटर कर सकते हैं हम चीज़ों को। एक तो ये है कि आपका खुद का 197.5 स्कोर है, तो अभिषेक को ज्वाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे पहले तो यही कि जब आप अभिषेक को दोबारा अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि आपका खुद का तो 197.5 स्कोर है। चलो ये मानते हैं कि वो 18 वाला पेपर था, पर 197.5 ईजी पेपर में भी स्कोर करना इतना आसान नहीं होता है, एक्यूरेसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस वक्त तो आपको ये भी परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला कि नहीं पेपर जो है टफ है या ईजी है, आपका कम स्कोर रहा, आपका स्कोर अच्छा रहा, तो उस वक्त आपके पास ये ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं आया कि नहीं 197.5 स्कोर किया, मैं क्यों अभिषेक को ज्वाइन करूँ, या फिर मैं किसी और टीचर को क्यों ज्वाइन करूँ, खुद ही कर लूँगा? क्या कुछ देख के लगा ऐसा कि आपको सीखने की ज़रूरत है? बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखने को मिली हैं, सीख भी रहे हैं अभी, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। कैलकुलेशन पे भी अच्छा काम किया हुआ है अभिषेक ने, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे एडवांस में भी, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो भी बेटर तरीके से समझाया हुआ है। एडवांस पे भी बहुत अच्छा काम किया है, तो अभिषेक तो बेटर कोर्स है। अगर आपको कुछ और सीखना है और आगे बढ़ना है तो अभिषेक का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्या? अच्छा ये वाली बात को इग्नोर कीजिएगा, जस्ट मियर डिस्कशन और इंटरव्यू चल रहा है कंटेंट से रिलेटेड कि कौन सा कंटेंट बेटर है। मतलब ये इंटरव्यू इज नॉट लाइक कि हम अभिषेक का प्रमोशन कर रहे हैं, अभिषेक को क्यों ज्वाइन किया है, वो तो वी आर नॉट कंपेयरिंग। हाँ, सो मतलब कैलकुलेशन स्पीड और वो टाइम की जो लड़ाई है वो एग्ज़ाम में है, बट द थिंग इज़ दैट कि कंटेंट की रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। और शिवम 2019 और उसके बाद के समय से कंटिन्यूसली माई पाठशाला के साथ हैं, और हम लोगों ने कोशिश किया है कि हर बच्चे के अंदर वो वाली जान होती है, वो जान हम लोग बाहर निकाल पाएँ जिससे वो रेलिवेंसी की तरफ जा पाए। एक बार रेलिवेंट कंटेंट की तरफ जा पाए ना तो सिलेक्शन हो जाता है। बात आती है कि मैथ्स में तो जैसे अभी आप सीधे सीधे बोल रहे हो कि नहीं अभिषेक के साथ पढ़ना बेटर है, तो ये बच्चे भी ऑप्शन में ले रहे हैं, अभिषेक पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे और टीचर्स के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं हमारे ही जो टीचर है वो सबसे बेस्ट हैं। जो इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब पे बहुत सारे मैथ्स के टीचर हेल्प कर रहे हैं, उनके बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो जिसको जो टीचर पसंद आता है वो पढ़ते रहते हैं। अगर कंटेंट छांटने को लेकर अगर हम बात करें, बेसिकली अगर मैं इंग्लिश पे 1 by 1 सेक्शन में जंप करें, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में, जैसे मैं मानता हूँ कि रीजनिंग बहुत मतलब इग्नोर्ड सेक्शन है एसएससी में, लोग रीजनिंग को तवज्जो नहीं देते हैं, और पहले के समय में रीजनिंग बहुत आसान आती थी। अभी 2-3 क्वेश्चन ऐसा आता है जो फंस जाता है, तो उस पर कई बार समय स्पेंड करना जो है सही भी रहता है, कई बार जो है ज़रूरत से ज़्यादा समय स्पेंड करना गलत रहता है। इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश के सेक्शन में आपने मतलब कितना मेहनत किया, किस तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश की, क्या कंटेंट इस्तेमाल किया? इंग्लिश के लिए पहले तो मैं प्रैक्टिस ही करता था, और नीतू मैम की वॉल्यूम 1 भी मैंने पढ़ी। उसके बाद माई पाठशाला की इंग्लिश ग्रामर भी मैंने पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ रहा हूँ। तो कंटेंट पिछले जो रिवाइज करते रहे उससे भी कुछ चीज़ें फंसती थी, कुछ चीज़ें नहीं फंसती थी, नई चीज़ें भी आ जाती हैं कुछ पेपर में, तो प्रैक्टिस करते रहे, उससे स्कोर 172 हो गया हमारा। उसके बाद अब मैं माई पाठशाला की इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ रहा हूँ, उससे भी काफ़ी चीज़ें और नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, काफ़ी चीज़ें बुक में अच्छे से एक्सप्लेन की गई हुई हैं, तो वो भी अच्छा सोर्स है पढ़ने का। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 आती थी, तो वो तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने वही किताब पढ़ाया था, क्योंकि मैंने अपने समय में वही किताब इस्तेमाल किया था। तो हाँ, वो मतलब ऐसा सोच रहा था शुरुआती दौर से कि अगर रेलिवेंट सोर्स के हिसाब से जाया जाए तो वो किताब बेहतर किताब थी। उसके बाद उसमें बहुत सारी 20% 30% कमियां मुझे महसूस हुई कि उसके पास हमें अलग अलग रिसोर्सेज जो है ढूंढना पड़ता है, वो कैब एक सबसे बड़ा चंक रहता है। सो हमने 90 डेज़ का प्लानर जो है बनाया, वो 90 डेज़ का प्लानर आप इस्तेमाल कर रहे हो? यस सर, वो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसमें भी अच्छा रिपीटिटिव वर्ड्स हैं, और वो कंटेंट है जो एग्ज़ाम के लिए बेटर है। बाकी और भी बुकें हैं मार्केट में, आप पढ़ने को बहुत सारी बुकें पढ़ सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट कंटेंट जो है वो इस बुक में दिया हुआ है। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप 90% वोकेबुलरी पेपर में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। की बात बोले तो मैंने पर्सनली क्या है, माई पाठशाला की टीम ने ना वो जो
20% 30% कंटेंट का स्ट्रगल था ना, वो हमने अपने स्मार्ट बुक में कम करने की कोशिश की है। हमने मतलब थोड़ा प्रो वर्जन बनाने की कोशिश की है कि, और इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि पूरी की पूरी टीम आपको पता है। अच्छा, आप इनसाइड ऑफिस में हो तो आपको पता है कि यहाँ की जितनी टीम करती है सब सेलेक्टेड है, चाहे अभिषेक हो, चाहे शिवम हो, चाहे राघव हो, चाहे कोई भी यहाँ पे काम करे, चाहे दीक्षा हो, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसका रिजल्ट नहीं है और जो यहाँ पे माई पाठशाला के अंदर काम नहीं कर रहा। शायद इसी वजह से हम थोड़ा रेलिवेंट रिसोर्स पढ़ा पाते हैं। हो सकता है टीचर के पास हमारे एक्सपीरियंस कम हो पढ़ाने का, बट द रेलिवेंसी जो है ना वो मुझे लगता है कि औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी सीजन सेलेक्टेड है, तो उन्हें अच्छे से पता है कि कंटेंट रेलिवेंट क्या देना रहता है। अच्छा, मैं 2-3 मिस्टेक्स आपसे पूछना चाहूँगा जो आप चाहोगे कि स्टूडेंट्स को बोलो कि हाँ ये मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करें। उसके पहले एक और क्वेश्चन है, मिस्टेक्स पे हम आएंगे। जीएस का जो सेक्शन है वो एक्चुअल चैलेंज है। 175 नंबर स्कोर करने में जीएस में कितने मार्क्स थे? जीएस में सर 6 मार्क्स थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद 175 हुए, वैसे मेरा ओरिजिनल स्कोर जो जीएस में था वो 6 मार्क्स था। बाकी मैंने 3 सेक्शन से स्कोर किया था, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से। अच्छा, मैं और अभिषेक, मुझे लगता है कि अभिषेक भी यहीं पे है, मुझे लगता है मैं अभिषेक को बुलाना पसंद करूँगा। जीएस वाले सेक्शन में जब भी जवाब आता है मेरा, अभिषेक का, सबका थॉट प्रोसेस एक है, और मुझे शिवम भी मिले सेम थॉट प्रोसेस है कि भैया 3 सेक्शन में मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर दो, जीएस में 6 नंबर भी आएगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। जीएस आपका सिलेक्शन डिसाइड करता ही नहीं है, जीएस जो डिसाइड करता है वो डिसाइड करता है आपका रैंक। जीएस में मेरा 35 था सर। जीएस में मेरा 35 था और शायद इसी वजह से रैंक बना गए। और जीएस में अगर मार्क्स नहीं आता तो मेरा कभी रैंक नहीं आता। मेरा क्या किसी का नहीं आएगा। जो रैंक 1 है, चाहे रैंक 100 या 500 के अंदर में जितने लोग हैं, सबके जीके में अच्छा मार्क्स आता है। लेकिन हाँ, पहले सिलेक्शन लायक बनना है, फिर रैंक लायक बनना है। तो सिलेक्शन लायक बनने के लिए आपको मैथ, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आप जीके पे फोकस करोगे। हाँ, तो यही चीज़ तो आप भी कर रहे हो ना। और 2019 में एक बार बताएं, हम यहीं पे थोड़े मजे भी ले लें। 2019 में सेलेक्ट थे और हमारे भाई साहब फेल थे, ठीक है। अब मैथ्स में स्कोर बनाया है टफ शिफ्ट में 192.5 और उसके बाद फेल हो गए। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि अगर थोड़ी बहुत लापरवाही किया, लेकिन 2019 के फेलियर के बाद 2020 में जो रैंक फोड़ा है भाई साहब ने। प्री मेरा अच्छा नहीं गया था ना। हाँ, 2019 में अभिषेक का प्री अच्छा नहीं गया था, प्री में 133 मार्क्स रह गया था, तो जिस वजह से जो है स्कोर मतलब ये है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसी वजह से नहीं हो पाया था, वरना अगर 150 भी होता ना तो शायद सिलेक्शन हो जाता। 3 वो मिस्टेक जो तैयारी के दौरान की है। इरेगुलरिटी पहली मिस्टेक है, लड़कीबाजी। हाँ, ये तो सबसे पहला सवाल ये था ना, ये का चक्कर। ये तो सर सबके साथ ही होता है, मतलब भैया और जिसके सब साथ गर्लफ्रेंड भी का होता है वो धोखा खाता ही है आगे। आप अपने कैरियर को मतलब गलत दिशा में ले जा रहे हैं अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी तैयारी में। अब मिलती है कि नहीं मिलती ये बताओ। नौकरी तो जाती है, अब मिलती है कि नहीं मिलती लड़की? नहीं, लड़की तो बात की बात है, लेकिन नौकरी मिल सकती है, अगर साथ में भी मिल सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साथ में भी सिलेक्शन ले लेते हैं। अच्छा, वो लेकिन हाँ, ये तो है ऑफलाइन का वो जो बंदा था जो नीचे यहीं ऑफलाइन में आया, भैया यहीं सेटिंग हुई और यहीं से सिलेक्शन हुआ और यहीं से सारा काम हो गया। मैं ढूंढ रहा हूँ लड़की को ले आया जाए पहले, हमारा बच्चा यहीं ऑफलाइन में यहीं सेटिंग करके यहीं सेलेक्ट हो गया और अभी तक इंटरव्यू देने नहीं आया। दोनों सेलेक्ट। ये ताजुब की बात है यार, अपने ही बच्चे इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं, दोनों यहीं बैठे, यहीं पढ़े और यहीं अपने ही बच्चे। और उसे एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। सही है यार, ये इसीलिए अच्छा हुआ मैंने ऑफलाइन बंद कर दिया। सेटिंग बंद कर। लेकिन अगर ऐसी सेटिंग होती है तो अच्छी बात है कि दो के दोनों अगर एक साथ सेलेक्ट होते हैं तो वे सही होना चाहिए। तो जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि डिस्ट्रैक्शन, ये एक ऐसी एज होती है जो हमारे कैरियर का भी होता है। ये वो एज होती है जिसको हम जवानी का एज भी बोलते हैं। तो इस वक्त जवानी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो जाती है, ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। रिलेशनशिप में होना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय का सही होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल करेंगे आप इनसे? हम इनसे क्या करें? कुछ भी करिए, कुछ 1-2 सवाल। अभी तो मेरे को थोड़ा सा पहली बार आया था तो मैं शिवम सर करके बात करता था, लेकिन कुछ ही दिन में मैं अभिषेक सर बन गया। तो मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता सवाल करने में। लेकिन जो है, मैं 1-2 बातें बोलूँगा। ये लोग मेरे से सीनियर है सभी लोग, मैं बहुत चीज़ें अभी भी सीख रहा हूँ ये लोग से। साथ साथ ही हम लोग सब लोग ऐसा नहीं कि मेरे से पढ़ते नहीं हैं, साथ में हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन निकालने में भी हेल्प करते हैं। टैलेंट लेकिन डिपेंड नहीं करता है सीनियरिटी और जूनियरिटी पे। यार आप, मैं बता रहा हूँ तो सब लोग साथ में, हम लोग जितने भी क्वेश्चन वगैरह निकालते हैं तो ये लोग सब लोग साथ में, मैं भी बैठता हूँ, सब लोग पढ़ते हैं एक साथ और आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई टीचर है कोई स्टूडेंट है, हम लोग सब दोस्त और परिवार की तरह हैं, एक जैसे हैं। बस एक चीज़ इनके साथ दिक्कत है, इसीलिए रैंक खराब हो गया।
वो बातें आप बताओ यहाँ पे क्लियर ये उधर छिपाने वाला बात नहीं है। सब डिस्ट्रैक्शन, वो तो बोला ही ना, डिस्ट्रैक्शन है भाई, यही सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, यही सब तो डिस्ट्रैक्शन है सर। इसको थोड़ा साइड में करके प्रिपेयर करेंगे तो आप उस चीज़ को जल्दी पा सकते हैं जो आपको 2 से 3 साल में मिल रही, वो आप 1 साल में अचीव कर सकते हैं। 19 से इतना अच्छा मार्क्स करके 2020 का पेपर खराब कर रही है लोग। 2020 के पेपर में हमने फोकस ही नहीं किया, सिस्टर वगैरह की शादी थी, इस वजह से कुछ हो नहीं पाया, इसलिए मैंने उधर फिर ध्यान भी नहीं दिया। मेंस मैंने स्किप कर दिया था। आप लोग एक बात और देख सकते हैं, मैं एक बात बता दूं शिवम के बारे में। देखिए सेलेक्टेड लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका लड़ाई किससे? आप लोग सब लोग फोकस करो। जो पहले से ऑलरेडी सेलेक्टेड है, एक जॉब लिया हुआ है, एग्ज़ाम के बारे में इतना अच्छा नॉलेज है, और वो लोग लड़ाई कर रहे हैं अभी भी। और कुछ लोग के घर पे 24 घंटा टाइम होता है, सोए रहते हैं, पढ़ते नहीं है। ये तो है। ये बताओ आप। एक पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या? एक और दोनों लोग मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सीजीएल एग्ज़ाम एक बार का खेल है या 3 बार का खेल है? लोग करते भी हैं एक बार में, बहुत से लोग हैं जो फर्स्ट टाइम में सीजीएल क्रैक कर देते हैं और अच्छी रैंक के साथ। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, क्या एक बार का खेल है या नहीं? हाँ है, डेफिनेटली है। और मेरा ये मानना है सिर्फ एक ही बार का खेल है। मैं एक बात सर इस पे बोलूँगा, अगर आपको राइट गाइडेंस, राइट रिसोर्सेज सब कुछ मिल रहा है तो एक बार में, वो भी कम से कम टाइम में आप निकाल लोगे। होता क्या, मेरे केस में क्या हुआ, मैं 2 बार क्यों दिया पेपर, ये 3 बार 2 बार क्यों दिए पेपर? पहली बार में हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए, कभी गाइडेंस नहीं मिला, जिससे इनको एक बार नॉलेज नहीं था एग्जाम के बारे में, एक बार क्या पेपर का रिसोर्सेज क्या पढ़ना है उसके बारे में नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज हुआ तो एक बार किस्मत ख़राब थी, 197.5 लाके भी। क्या होता है ना, जब सिलेक्शन होता है, रैंक आता है, तो सब कुछ मैटर करता है। आपका मेहनत, आपका किस्मत, भगवान का आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद, मम्मी का आशीर्वाद, सब कुछ मैटर करता है। तो सब कुछ जब एक साथ होता है ना, तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन होता है। तो छोटी छोटी चीज़ें मिला के ही सिलेक्शन होता है। तो आपको लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राइट गाइडेंस, पेपर के बारे में नॉलेज, राइट रिसोर्सेज, ये सब चीज़ अगर अच्छा है तो आप सिलेक्शन एक बार में कम से कम टाइम में ले लोगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे जब भी कोई टॉपर आता है, सेलेक्टेड बच्चा आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उससे 2, 3 या 4 वीडियोज हम ऐसी बना सके जिसमें वो अपने पढ़ने की स्ट्रेटजी आपको शेयर कर सके, वो अपने बुक्स और अपना जो सिस्टम है वो शेयर कर सके। कोई भी सेलेक्टेड बच्चा जब आपको रिसोर्स शेयर करता है, अगर आप आंख बंद करके उसे भी फॉलो कर लो ना, तो एटलीस्ट आप सेलेक्ट तो हो ही जाओगे, चाहे वो माई पाठशाला का रिसोर्स हो या किसी और प्लेटफॉर्म का रिसोर्स हो। लेकिन अगर कोई सेलेक्टेड बच्चा ये बोल रहा है दिस इज़ द रिसोर्स, इसको फॉलो करके आप जा सकते हो, तो आप पहुंच जाओगे। देखो कई सारे रिसोर्सेज हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिसोर्स 1 आपको सही जगह पे पहुंचाएगा। रिसोर्स 1, 2, 3, 4, 5 सब टीचर्स अच्छे से मेहनत करते हैं, कंटेंट पे अच्छे से मेहनत करते हैं, हमारी टीम अच्छे से मेहनत कर रही है। देखो माई पाठशाला जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है अभी, वो इंटरव्यू जनरल इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहा। हम इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के कंडक्ट करते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हीं में से हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी स्टोरी आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकें जिससे आप कुछ लर्न कर सको, चाहे कंटेंट लर्न कर सको, चाहे वो उनकी मिस्टेक्स लर्न कर सको, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ लर्न कर सको। जो मुझे शिवम से बातचीत करके पता चल रही है वो ये कि भैया एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। हमको लगता है शिवम के केस में सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ थी जो बड़ा मुद्दा था, वो डिस्ट्रैक्शन। अगर वो डिस्ट्रैक्शन हटा दो तो काम हो जाएगा। और मेरा मानना है कि तकरीबन 85% तो लोग ऐसे होंगे जो इस डिस्ट्रैक्शन का शिकार है। 90% और ज़्यादा कर लिया सर। डिस्ट्रैक्शन सिलेक्शन भी तो 1% लोग का होता है ना सर, इतने लोग 1% भी नहीं होता है, 0.1% इतने लोग का सिलेक्शन होना है, इतने फॉर्म पढ़ो। देखो 8000 सीट है तो 8000 ही लोग भरेंगे, लेकिन कम से कम में कट ऑफ और ऊपर पहुंचाया तो जा सकता है। अरे आप 190 नंबर करके फेल हो सकते हो, ये भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो की जा सकती है। तो आज की स्टोरी में इतना ही रखेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ सेशंस हम शिवम के साथ पर्सनलाइज आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि शिवम अपने प्रिपरेशन के विषय में कुछ अच्छी बातें बता सके, कुछ अपने रिसोर्सेज के विषय में बता सके। क्योंकि इंटरव्यू के समय पे हम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ पाते हैं, उसमें आपसे रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं वो नहीं पूछ पाते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि देखो माई पाठशाला इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है और कोई प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है, आपके पास नोन नहीं है, तो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। ये तो मैं गट्स फीलिंग के साथ कहता हूँ। कैसे कहते हैं? डेफिनेटली दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं तो हमारे ऊपर भरोसा करके पढ़ाई कीजिए। सिलेक्शन लेना सिर्फ आपका फोकस नहीं होना चाहिए, रैंक फोड़ो। जब आप सोचोगे ना कि आसमान छूना है तो ताड़ तक तो पहुँच ही जाओगे, बस यही आप सोच के तैयारी करो। ये नहीं सोचना है कि जॉब ले लेना है। कभी भी शिवम भले इस बार टीए ही बना, लेकिन देखते ना सर इसका एटीट्यूड मेरे को सबसे पसंद है ज़्यादा। मेरे को लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा एटीट्यूड वाला हूँ लेकिन एटीट्यूड ही मैटर करता है पूरे लाइफ में। अगर एटीट्यूड नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। एटीट्यूड अपना सुधारो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, सही रिसोर्सेज को चुनें जिससे आपको प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम न लगे और सही टाइम से आप सेलेक्ट हो जाएं। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लोग हर साल सिलेक्शन लेते हैं और आप भी ले सकते हैं।
और वीडियो एंड करने से पहले एक प्रमोशनल बात, अब प्रमोशन कर ले भैया, इंटरव्यू हो गया, ख़त्म हो गया। आप क्या कहते हैं, नीतू वर्सेस स्मार्ट बुक, विच वन इज़ द बेटर? स्मार्ट बुक जो है वो नीतू मैम के में जो 20-30% कंटेंट की कमी थी या कुछ इम्प्रूव करने की जो चीज़ें थी वो टोटली आपको माई पाठशाला की स्मार्ट बुक में मिलेंगी। एक बार आप उसे रीड करिए, अच्छे से रीड करिए, तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा क्या चेंजेस हुए हैं नीतू मैम में और माई पाठशाला की बुक में। मैं तो ये कहता हूँ कि आप साइड बाय साइड रख के पेज पलटा के कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद हमारी पसंद ना आए तो वापस भेज दीजिए। और हम लोग मैथ की बुक पे भी काम कर रहे हैं, वो भी दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। अपकमिंग भी अपकमिंग है यार, मैं ये ओपन नहीं करने वाला था कि मैथ की भी बुक लेके आ रहे हैं, जल्दी लेके आ रहे हैं। काम चल रहा है इसके। हम मतलब जब भी कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा नहीं करेंगे। बुरा करना होगा तो इससे बेटर है कि नहीं करेंगे, जब भी करेंगे कुछ अच्छा करेंगे। एंड ही इज़ द बेस्ट एजुकेटर राइट नाउ। अब से के अंडर गाइडेंस में ही हम लोग वो किताब को काम कर रहे हैं, किताब पर वर्क कर रहे हैं। चलो गाइस, टेक केयर। मैं जल्दी शिवम की कुछ वीडियो पब्लिश कराता हूँ जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए।